हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो विजन आईएएस की जो पीटी अपडेटेड मटेरियल आया हुआ है, उसका पहला पार्ट आ चुका है। अब उसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो सीरीज़ इकोनॉमिक्स की स्टार्ट थी वो धीरे धीरे वो भी आती रहेगी, तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, बिकॉज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो जनवरी से लेके अप्रैल तक के ही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें किसी भी तरह का डिले ना करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएं और आज से चीज़ों को स्टार्ट करें। आज पहला लेक्चर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा पॉलिटी के रिस्पेक्ट में। माइट भी पॉसिबल ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, बट आई जस्ट ट्राई कि इसमें से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज़ दैट कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ इन दिस मटेरियल जो, और लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है इसमें, तो उसके ऊपर बॉदर मत करिएगा। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर तो फोकस करना ही करना है, और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको कुछ काम करने हैं वो भी मैंने सेपरेटली बता दिया है। तो विदाउट डिले लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी सबसे पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत सारी और फिर ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर से स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिक सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दो वर्ड, एक है सेपरेशन ऑफ पावर प्लस एक डिवीजन ऑफ पावर। ये दो वर्ड आपके मेंस में मेंशन है, सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर है तो बेसिक सा चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि वेन एवर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज, लाइक जैसे लॉ को बनाने की जो पावर है वो हमने किसको दी हुई है? लेजिस्लेचर को। ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर किसको दी हुई है? हमने एग्जीक्यूटिव को। और अगर इसमें से किसी तरह का कोई इश्यू होता है तो उनके ऊपर जजमेंट देने की पावर हमने किसको दी है? जुडिशरी को। तो whenever power is divided in any region in any country is known as separation of power। बेसिक सी चीज़ यही है कि जब पावर इन तीनों ऑर्गन में डिवाइड होती है। अब साथ ही साथ डिवीजन ऑफ पावर का मतलब देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ पावर इससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाके, अब जैसे कोई एक पावर लीजिए, जैसे लेजिस्लेटिव है, मतलब कानून बनाने की जो पावर होती है। अब इंडिया में कानून बनाने की पावर क्या है, किसके पास है? जैसे हमको पता है पार्लियामेंट के पास है, थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी हैं। तो जब एक सेपरेट पावर को का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है तो उसको हम लोग डिवीजन ऑफ पावर बोल देते हैं। और जब मेन पावर अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिवाइड की जाती है, जैसे कानून बनाने की पावर लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको लागू करने की पावर एग्जीक्यूटिव बॉडी, और उस पर किसी भी तरीके का डिसीजन देने वाली जुडिशियल पावर, तो ये आपका सेगमेंट हो जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर और लेजिस्लेटिव पावर, ये डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है। अब कुछ और फैक्ट जो कि आपकी बुक में मेंशन है, जो कि मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है, उस पर हम देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में यही उन्होंने एक फिगर डिफाइन किया। कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर के, कुछ बारे में फैक्ट दिया है इन्होंने कि ध्यान रखिएगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये इंडिया में भी यूज़ किया जाता है और यूएस में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो यूएस का सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कि किसी भी तरीके से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरवीन नहीं करेगी और किसी भी तरीके से ये दोनों आपके लेजिस्लेटिव वाली बॉडी में इंटरवीन नहीं करेंगे। लेकिन इसके कुछ इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर यूज़ होता है, इतना टफ यूज़ नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्दो द एब्सोल्यूट एंड द रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है, इसके पीछे कुछ आर्टिकल इन्होंने मेंशन किए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 स्पेसिफिकली बताता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। आर्टिकल 50 डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है। ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो आर्टिकल 361 में है, इसमें क्या है, इसमें प्रोटेक्शन दी गई है प्रेसिडेंट साहब को और गवर्नर साहब को कि वो किसी भी कोर्ट के सामने लायबल नहीं होंगे। ओके, इसी के बाद आर्टिकल 100, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो जाएगा तो ध्यान रख लेना, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 122 और आर्टिकल 210, इसमें क्या कहता है कि जो आपकी जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट पर हो चाहे पार्लियामेंट में हो, उनके किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग में कोर्ट किसी भी तरीके से इंक्वायरी नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से कोर्ट को लेजिस्लेटिव बॉडी से एकदम अलग रखा गया है। इट मीन्स कि अगर इसको मैं समराइज करूँ तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर यूज़ किया जाता है, लेकिन यूएस की तरह इतना टफ नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि केशवानंद भारती केस से हमने इसको अडॉप्ट किया है। केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेपरेशन ऑफ पावर और व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आर्टिकल दिए हुए, मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भाई प्रीलिम्स में आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ी ना पूछेंगे, यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन। तो मुझे लगता है कि इसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगेन कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया कि इसकी क्या है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अब जैसे लिखा हुआ है राइट एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन, जाहिर सी बात है कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडी अपना काम करेगी तो लोगों को उनके राइट और लिबर्टी मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर हो चाहे डिवीजन ऑफ पावर हो, वो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन रखता है। डिवीजन ऑफ पावर ये चेक्स एंड बैलेंसेस को रखता है, मतलब कि सपोज दैट एक एंटिटी है जिसकी एक एम्बिट है कि भैया तुम यहीं तक जा सकते हो, इस पर्टिकुलर यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन वही एंटिटी जैसे मान लो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है वो यहाँ आने लगे तो क्या हुआ, इसकी लिमिट कहाँ तक थी, यहाँ तक थी। अब ये जो है इसकी लिमिट कहाँ तक थी, जैसे देखो ये दिस सपोज दैट ये कोई लेजिस्लेटिव मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर की एक एंटिटी है जिसकी बोला जाता है भैया तुम यहीं तक जा सकते हो, तुम्हारी ये लिमिट है, लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी अगर यहाँ तक पहुँच जाए, आगे तक पहुँच जाए, तो इसका मतलब क्या है, इतने का उसने ब्रीच किया है। तो अब इसको चेक करेगा, चेक कौन करेगा, दूसरी जो बॉडी है, एग्जीक्यूटिव तो नहीं करेगी लेकिन जुडिशरी चेक कर लेगी, इसको चेक करेगी और इसको फिर बैलेंस करने के लिए अपना काम कर देगी। तो चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से होगा क्या कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस ना होते तो ये जो लेजिस्लेटिव वाली बॉडी है ये आगे बढ़ती चली जाती और इन एनार्की आ जाती, डिक्टेटरशिप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता। तो अगर करंट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से डिक्टेटरशिप नहीं कर पा रही, इसका मतलब क्या है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस, और चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे बेस्ट और जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। इस क्लियर? बाकी और भी क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी होती है, अब जुडिशरी अपना काम कर रही है उसमें लेजिस्लेटिव बॉडी इंटरफेरेंस भी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट दिए मैं, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिया। सारे केसेस याद करने की जरूरत नहीं है, इनको बस अपना मटेरियल भरना था जो इन्होंने भर दिया है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो इस लाइन में लिखा हो बस आपको उसी को जानना ज़रूरी। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि क्यों न्यूज़ में था सेपरेशन ऑफ पावर। हुआ ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया का, कॉलेजियम सिस्टम मतलब कि जो हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो गया और एक जज का एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है, ये सारा जो सिस्टम होते करते तो प्रेसिडेंट साहब हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। अब हो क्या रहा था कि एक डिमांड उठ रही थी कि भैया एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसमें, कॉलेजियम सिस्टम में। और आप लोगों को पता होगा कि 2014-15 में एक एक्ट आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें एग्जीक्यूटिव का मतलब कि जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट हो रहा था उसमें एग्जीक्यूटिव को इनरोल करने की बात की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नल एंड वाइट कर दिया था। यूपीएससी ने इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सेपरेशन ऑफ पावर न्यूज़ में, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि कॉलेजियम सिस्टम को आप सेपरेटली अलग से पढ़ें। ये आपका इस टॉपिक के लिए होमवर्क है। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में एक दो बातें मैं अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम किसी स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है, मतलब कोई लॉ बनाकर उसको नहीं किया गया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से इवॉल्व हुआ है। अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि कई केसेस हुए थे जिसको फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केसेस, जैसे 1981 में फर्स्ट जजेस केस हुआ, फिर 1993 में सेकंड जजेस हुआ, 1998 में फोर्थ जजेस के थर्ड जजेस केस हुआ। इसी तरीके से जो एनजेसी को नल एंड वाइट करने वाला था ये भी एक जजेस केस था। तो एक ये पूरी एक क्रोनोलॉजी है। तो आपको क्या करना है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ईच एंड एवरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, जो कि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या क्या पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम क्या होता है, हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम क्या होता है, दोनों का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ये करने लगूंगा तो सिर्फ यही करता रह जाऊंगा 1 घंटे भर तक और आगे के टॉपिक रह जाएंगे। दिस इज योर होमवर्क। कॉलेजियम सिस्टम ईच एंड एवरी फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल, अभी बिल ही है तो बिल ही इसको रहना, तो इस पर से कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ओके, नेक्स्ट है फेडरलिज्म, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली। देखिए होता क्या है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऐसा साल नहीं होता कि जिसमें इन दोनों में बवाल ना हो। अब मैटर ये है कि इन दोनों में बवाल होने की वजह से ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और बहुत रेयर चांस होते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बने। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ एक दो फैक्ट आपको लिए इसमें जानना ज़रूरी है कि क्या है, मतलब क्यों इसके ऊपर बवाल हो रहा है। और मैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं बल्कि जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है उसमें से ही हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि दिल्ली और सेंटर के बीच में बवाल होता है। बवाल की जड़ क्या है, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट लिखे हैं वो बस यही बवाल की जड़ है। इतना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट है इसमें मोर देन सफिशिएंट है। जैसे पहला फैक्ट क्या हुआ है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ईयर याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी नेशनल कैपिटल दिल्ली थी, एक उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला और यही वो साल था जिस समय इसको एनसीटी बोला जाने लगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है जिसको दिल्ली को बोला जाता है, वो 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से ही दी गई और इसी में बोला गया था कि यहाँ पर 70 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और जिसमें 7 मेंबर क्या होंगे, वह उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंश्योर करेंगे। इट मीन्स कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 मेंबर हैं। ये कब बात पता चली, 1991 में। और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी की होगी, 7 मेंबर की। ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट में कितनी हो सकती है ये डिपेंड करता है, कितनी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, स्टेट की रिस्पेक्ट में ये क्राइटेरिया अलग है और यूटी की रिस्पेक्ट में ये क्राइटेरिया अलग है। मेंशन करके बताइएगा क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ 15% और 10% का है, देख के बताइएगा। ये मैं आंसर नहीं बता रहा, मैं बस आप लोगों को ग्लिम्स दे रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोल दिया, जिसके जरिए से वहाँ पर 70 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 मेंबर की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एस्टैब्लिश किया गया था। पहला फैक्ट। दूसरा, अब इसने क्या किया कि इसने 2 आर्टिकल, एक कुछ नए आर्टिकल 239A है, 239AB इसके अंतर्गत इंक्लूड किए। क्या होते हैं बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, ये 2 आर्टिकल इससे रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो कम से कम आपको ग्लिम्स रहे कि हाँ ये तो मैंने दिल्ली की रिस्पेक्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कहाँ कहाँ पे लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर बना सकती है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर ये कानून वहाँ की बना सकती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर ऑन एनी मैटर। ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्टेट में आपके गवर्नर होते हैं उसी तरीके से जो यूटीज होती हैं उसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कभी कमिश्नर भी बोलते हैं, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। तो दिल्ली में वहाँ पर जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। और अगर किसी मैटर के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में कोई टसल हो जाता है तो होता क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो उस मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसके ऊपर फिर डिसीजन लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनके द्वारा बताए गए प्रोसीजर के ऊपर ही स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट, इसी वजह से मेन बवाल है यही कि अगर कोई मुद्दे के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में बवाल हो जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं, उसको सेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब को। अब प्रेसिडेंट साहब जो बताएंगे, और आपको पता है प्रेसिडेंट साहब कुछ नहीं बताते, वो तो गूंगे बहरे, वो बताता कौन है, एग्जैक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताती है। तो यहाँ पे पावरफुल कौन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो रही है अल्टीमेटली। इसी वजह से ये टसल का इशू बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन 3 चीज़ के ऊपर कानून बनाने की पावर नहीं है। ये तीनों ही पावर किसके पास आती हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती हैं। कि दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी यूपी की गवर्नमेंट की नहीं है, उसी तरीके से पुलिस की जिम्मेदारी यूपी गवर्नमेंट की नहीं है। लैंड के ऊपर कोई भी लॉ वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बना सकती, बल्कि कौन बनाता है, यूनियन पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाती है। ओके, बेसिक सी फैक्ट है, इतना बात ध्यान रखना। अब ये मेन मुद्दे तो यही है भाई। अब फालतू लोग अरविंद केजरीवाल को चिल्लाते कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रखे हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, भाई जिम्मेदारी ही उसकी नहीं हो तो कहाँ से रख ले वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब क्या है कि इसमें देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ
ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है कि इनको जो मेनली क्या नाम है, एक इंडिया में दो यूटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एंड द पुडुचेरी। ये आपको पता ही होगा, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा रेफरेंस लिया गया है कि इनमें से कौन सी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इन दोनों में से कहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। तो पहली ही लाइन में इन्होंने लिख दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इंजॉयज ग्रेटर पावर देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। अब ये क्यों है, ध्यान से देखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, दैट अलाउ हिम टू एक्सरसाइज हिज पावर इन मैटर कैन, मतलब कि इनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी हैं। अब वो किस रिस्पेक्ट में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इसके ऊपर इन्हीं के ज़रिए से यूनियन पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कानून बनाने की कोशिश करती है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके ऊपर किसका रोल है, कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ यूनियन मिनिस्टर इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। ओके, बेसिक सी बात है। उसके बाद लेफ्टिनेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज आल्सो गाइडेड बाय GNCTD। अब GNCTD क्या है, ध्यान रखिएगा। GNCTD है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो ये जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये अपनी पावर इस एक्ट के तहत, इसके अलावा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली रूल 1993 के तहत, इन दो के तहत अपनी पावर को यूज़ करते हैं। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी हैं वो किसके तहत पावर यूज़ करते हैं कि यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी अपनी पावर को यूज़ करते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है वो इसके तहत तो है ही है, यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, लेकिन GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 और ये जो दिल्ली रूल है 1993 इसके तहत भी अपनी पावर को यूज़ करते हैं। और बाकी कुछ फैक्ट और भी लिखे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं बस देखा ही जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो है वो ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं बनिस्बत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ पर बात हो रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर में देखा जाए तो दिल्ली यहाँ पर जीत जाती है। लेकिन अगर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर बताइए कौन जीतेगा, वहाँ पर भी जीत जाती है पुडुचेरी। क्यों जीत जाती है, क्योंकि आपको पता है कि पुडुचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जिसके ऊपर जितने भी स्टेट में मैटर आते हैं प्लस कॉन्करेंट में मैटर आते हैं वो सब उसके ऊपर कानून बना सकती है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन नहीं है, जैसे दिल्ली के साथ एक्सेप्शन क्या है कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, इसके ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, लेकिन पुडुचेरी में ऐसा नहीं है। पुडुचेरी में वो इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की रिस्पेक्ट में पुडुचेरी दिल्ली से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिस्पेक्ट में दिल्ली पुडुचेरी से ज़्यादा पावरफुल है। इससे क्लियर, आगे बढ़ते, बाकी बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी गई हैं उसको आप लोग मेंशन करके पढ़ सकते हो। ओके, स्पीकर ऑफ द हाउस, मैटर ये हुआ है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ के जो केविन मैकार्थी हैं उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर चुना गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेंस में टॉपिक होता है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कंपैरिजन है, मेंस से भी चीज़ें उठाई जा सकती है, तो कुछ एक कंपैरिजन करके हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या चीज़ें इसमें देखनी है। और मैं बहुत स्पेसिफिकली एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी मैगजीन में कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें गलत दी गई हैं। अब ये क्यों गलत दी गई हैं अब मुझे नहीं पता, आप लोग क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये है कि इनको अभी मैं बताऊंगा पूरा करते करते, तो वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये क्या गलत है, और कुछ लोग जो इसको पढ़ के चले जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। फिलहाल कोशिश करेंगे कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर जो हमें जानना ज़रूरी है। हम क्या काम करेंगे कि स्पीकर ऑफ द हाउस के बारे में, लोकसभा के स्पीकर ऑफ द हाउस के बारे में जान लेंगे और कंपैरिजन उनका होता चलेगा। ध्यान से देखिएगा, अब अभी हम यूएस के बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोकसभा स्पीकर के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट कि इनको जो चुना जाता है वो लोकसभा से ही चुना जाएगा, और लोकसभा से ही किस मेजॉरिटी से चुना जाता है, सिंपल मेजॉरिटी। एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से इनको चुना जाता है। दूसरा पॉइंट कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ वो जो लोकसभा का सेक्रेटरीट होता है उसके भी हेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरीट क्या होता है कि लोकसभा के पीछे जो बैक ऑफिस होता है जिसमें बहुत सारे सेक्रेटरी काम कर रहे होते हैं, उसके हेड भी लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो दूसरा फैक्ट ध्यान रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर सिर्फ लोकसभा के
स्पीकर मतलब हेड नहीं है, बल्कि वो लोकसभा के सेक्रेटरीट के भी हेड होते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट कि लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोकसभा के मेंबर हों। ओके, लोकसभा का मेंबर होना उनके लिए ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। हाँ, कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। ये कब तक करते हैं? होल्ड ऑफिस फॉर हिज इलेक्शन टिल इमीडिएट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ, मतलब कि जब एक लोकसभा इलेक्ट होकर आ जाते हैं 5 साल तक रहते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक नई लोकसभा गठित नहीं हो जाती तब तक वो रहते हैं। ओके, उसके बाद ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा कि देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर स्पीकर इन इंडिया। अब ये क्या है, ध्यान रखना कि इस, अगर इसको थोड़ा सा मैं यूएस वाले में भी देखूंगा, लिखा जाता है कि स्पीकर इज सेकेंड इन लाइन टू सक्सीड द प्रेसिडेंट आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट साहब किसी वजह से वैकेंट हो गई थी तो वाइस प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट साहब के बाद कौन आता है? स्पीकर साहब आते हैं। बट इंडिया में कभी ऐसा हुआ है? इंडिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट तो इनके। अब मैटर ये है कि अगर इंडिया में क्या प्रोसेस, इंडिया में अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाती या उनकी पोस्ट वैकेंट हो जाती तो उनके पास कौन आता? उस, अगर वो भी पोस्ट खत्म हो जाती तो उनके बाद कौन आता? जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी सर्व कर चुके हैं। और ध्यान करके वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में थे और वो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, इंडिया में लोकसभा स्पीकर जो है वो इस तरीके से किसी भी तरीके की पोस्ट को एक्वायर नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई थी कि ये भी फैक्ट हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो इनका हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे अपॉइंट होते हैं, कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, इनका मेन रोल क्या होता है। अब इनका रिमूवल एक बार देख लेते हैं, जो कि आपकी मैगजीन में कहीं ना कहीं गलत मेंशन है। क्या लिखा हुआ है इनका रिमूवल, कि जो स्पीकर साहब होते हैं उनका रिमूवल जो है वो 3 केसेस में होता है। 3 तरीके से वो अपने ऑफिस को रिमूव कर सकते हैं। पहला क्या होता है कि भैया रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेशल मेजॉरिटी, अब स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? व्हाट डज स्पेशल मेजॉरिटी मीन? किस चीज को हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं? क्या अंडर आर्टिकल 368 का पहला वाला पार्ट उसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 249 को भी तो स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। इसी तरीके और भी कई इंस्टेंस है, राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस को भी स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो क्या लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी यूज होती है? ध्यान रखिएगा, नहीं, उनके लिए होती है मेजॉरिटी होती है ऑल द देन मेंबर्स। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होती, ऑल द देन मेंबर की बात हो रही है। और इसको हम लोग अपनी कैजुअल लैंग्वेज में इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। और इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 542 चल रही है और इसमें से वैकेंट सीट कितनी, तो टोटल स्ट्रेंथ 542 या 543 जो भी चल रही है, इसमें से वैकेंट सीट कितनी? मान लीजिए किसी वजह से 2 सीटें वैकेंट हो गई तो टोटल सीट कितनी बची? 540। तो अब 540 का ऑल द देन मतलब ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट सीट, जितना भी आ जाएगा उसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, ये इसका होता है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ कर लिया। अब नॉर्मल लोग पढ़ेंगे, पढ़ के चले भी जाएंगे और लगा के चले भी आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उनका सही हो जाएगा। और फिर कहेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। भाई गलत पढ़ोगे तो गलत ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसके तरीके इनको हटाया जा सकता है? दूसरा पॉइंट है कि अगर ये अपना रेजिग्नेशन किसको दे दें? डिप्टी स्पीकर को दे दें। क्या दे दें? डिप्टी स्पीकर को दे दें। दूसरा पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी वजह, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई तब भी इनको उनकी सीट से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 ऐसे तरीके हैं कि इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? इनको रिमूव कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑल द देन मेजॉरिटी मेंबर, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? वो रिजाइन कर दे। तीसरा तरीका क्या है कि वो लोकसभा के मेंबर ही ना रह जाएं। बाकी और फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए पढ़ सकते हैं आप लोग, इतने इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सेम प्रोसेस होता है किसके लिए? डिप्टी स्पीकर के बारे में। न्यूज़ क्या है ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कस के हड़काया,
किसको रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 5 स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन सी है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। ये सर्वे ऐसे हैं कि इन लोगों ने काफ़ी दिनों से अपने यहाँ डिप्टी स्पीकर को ही अपॉइंट नहीं किया है। अब डिप्टी स्पीकर होते कहाँ पर है? जैसे अगर आपको पता है कि लोकसभा होती है तो लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए लोकसभा स्पीकर होते हैं। अगर ये ना हो तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं, और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी ना हो तो एक पैनल होता है 10 मेंबर का, जिसमें से किसी को लोकसभा का स्पीकर कुछ समय के लिए बनाया जा सकता है। डिटेल क्या है वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो लोकसभा को प्रिसाइड करने के लिए लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अगर ये किसी वजह से ना आए तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं। अगर ये भी किसी वजह से ना आए तो इनकी जगह पर एक 10 मेंबर का पैनल होता है जो कि लोकसभा से ही गठित किया जाता है। उसमें से कोई भी एक पर्सन आएगा, वो लोकसभा को प्रिसाइड कर सकता है। कब प्रिसाइड करता, कब प्रिसाइड नहीं करता, वो एक अलग डिबेट है, वहाँ पे नहीं जाना है। अभी बस इतना ध्यान रखना है। तो मैटर ये हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर है उनको नहीं कर रही थी। इसी तरीके से 5 स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट उठाई, लेकिन झरिया देंगे, जल्दी से अपॉइंट करो सबको। तो ये न्यूज़, अब न्यूज़ के ऊपर आप लोग जानना है, कुछ फैक्ट्स आप लोग देख लो। अगेन इनके बारे में सेम आर्टिकल यूज़ किया जाता है जो कि लोकसभा स्पीकर के लिए बोलते हैं। मतलब कि आर्टिकल 93 के तहत ही लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर दोनों के बारे में बात की गई है। ओके, डेट ऑफ इलेक्शन जो होती है वो कौन फिक्स करता है? स्पीकर करता है। इसी तरीके स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो स्पीकर साहब की डेट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट करते हैं, और डिप्टी स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन अपॉइंट करता है? वो करते हैं आपके स्पीकर साहब। टेन्योर इनका 5 साल का होता है। इनका रोल क्या है? जाहिर सी बात है, इनका रोल कुछ नहीं है। जब लोकसभा के स्पीकर नहीं आएंगे तभी आके बैठ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये लोकसभा के स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसके? हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा रही है और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर उसके मेंबर है तो वो अपने आप ही उस पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड हो जाएंगे। ओके, पावर एंड फंक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर क्या है कि भैया ये जो होते हैं ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकते। ये हमेशा कास्टिंग वोट डालेंगे। जैसे मान लो कि 200 लोग थे, अब 100 लोग इधर वाला आ गए, 100 लोग इधर वाला आ गए, कौन जीता? कोई नहीं। अब इस समय किसी न किसी एक को तो जिता नहीं पड़ेगा, तो उस एक को जिताने के लिए कास्टिंग वोट होता है। वो कास्टिंग वोट कौन डालता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर डालते हैं, पहली बात। ओके, ये क्या होता है कि कभी स्पीकर साहब ना हो तो उनकी जगह पर, क्योंकि हम लोग को पता है कि ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग की हेड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अब लोकसभा के स्पीकर ना हो तो कौन आ जाएगा? लोकसभा के डिप्टी स्पीकर उसको हेड करेंगे। अब बता, अगर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी नहीं तब कौन होगा? तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। वो नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। अगर वो भी नहीं है तब कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग को चेयर नहीं करते हैं। दिमाग में खोल के बैठा लो, ऐसा ना हो कि क्रोनोलॉजी अपने आप से बैठाने लगे। बेसिक सी बात है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और भी है कि चाहे स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, क्या कभी पहली दफ़ा में वोट कर सकते हैं? पहली दफ़ा में वोट कर सकते हैं? तो आंसर उसका आता है हाँ, जब इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा होता है। अगर इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा था तो इनको बैठने के तो प्रिसाइड तो करने नहीं दिया जाएगा, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो होंगे नहीं, तो एक नॉर्मल मेंबर की तरीके से होंगे। उस समय ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, अन्यथा फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं करते हैं। इनको हटाने का प्रोसेस भी एकदम सेम वही है जैसा कि स्पीकर साहब का था। यहाँ पे भी देखो स्पेशल मेजॉरिटी दिया हुआ है, ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, ऑल द देन मेंबर, और जिसको हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। लक्ष्मी कहाँ से कॉपी पेस्ट की ना सब, तो यही तो होगा। सैलरीज इनकी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस न्यूज़ में क्या है कि भैया ऐसा है कि हो क्या रहा था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जब मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जा रहा था उस समय उन्होंने बोला कि भैया जो प्रेसिडेंट साहब का जो एड्रेस है वो फेंकू है, कुछ इस टाइप का, एक्सपंज्ड है। तो अब जब उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन ये बोल रहे थे कि भैया जो प्रेसिडेंट साहब का जो एड्रेस था कहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स के रिस्पेक्ट में, वो कहीं ना कहीं बकवास है। अभी होता क्या है मोशन ऑफ थैंक्स, एक लाइन में, मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब क्या होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, उसी तरीके से हर एक नई गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट पे राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण होता है। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी होता है।
और लोकसभा भाषण के बाद एक मोशन पास कराया जाता है जिसको हम लोग मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। तो ये लोकसभा से भी पास होता है और राज्यसभा से भी पास होता है। राज्यसभा से अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो तो खाली सरकार की बेइज्जती होती है, लेकिन अगर लोकसभा से ये पास नहीं हुआ तो इसको एक सेंसर मोशन की तरह एज्यूम किया जाता है, और अगर ये पास नहीं हुआ तो उसके बाद जो आपकी लोकसभा होती है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कराना पड़ता है, मतलब उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, अन्यथा मेजॉरिटी प्रूफ नहीं की तो इनके साथ हो जाएगा बवाल। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो अपोजिशन लीडर ने बोला कि भैया एकदम एक्सपंस्ड भाषण इन्होंने दिया है। अब इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ये जो पार्लियामेंटेरियन है जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये जो यूज़ कर रहे हैं ये अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का गलत यूज़ कर रहे हैं। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के मेंबर होने के ऊपर आपको कुछ सुविधाएं दी गई हैं। सुविधाएं दी गई हैं मतलब कि अब बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि अगर किसी भी तरीके का कोई आपके अगेंस्ट में केस हो तो वो चलाया नहीं जा सकता। कोई भी सिविल मैटर हो तो 40 दिन पहले 40 दिन बाद। हाँ, क्रिमिनल मैटर में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कुछ प्रिविलेजेस हैं। तो इसको अगर समराइज फॉर्म में देखें तो दो तरीके की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है। एक होती है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं और एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिश कराए, अपने किसी रिपोर्ट को पब्लिश कराए, अपने किसी डिस्कशन को पब्लिश कराए। अगर उसका मन होगा तो वो पब्लिश कराएगी, अन्यथा नहीं कराएगी। अगर उसका मन नहीं है तो वो फॉरबिड भी कर सकती है कि भैया तुम हमारी रिपोर्ट को अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अब लोकसभा की जो प्रोसीडिंग होती है उसको कहीं ना कहीं लाइव टेलीकास्ट कराया जाता है। ये पार्लियामेंट की कलेक्टिव प्रिविलेज है। उसका मन है तो वो करवा रही, अगर वो चाह ले कि हम नहीं कराने देना चाहते तो कोई मैकालाल भी उसको करवा नहीं सकता। तो इसकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी ही कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है कि कोई भी द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, मतलब कि कोई भी कोर्ट जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेटिव बॉडी अपना काम करेगी और आपकी जो जुडिशियल बॉडी वो अपना काम करेगी, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर इंटरफेयर करेगी तो कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकते हैं। और ये क्यों है? बिकॉज ये पार्लियामेंट की कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है। ओके, तीसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसके अगेंस्ट में किसी तरीके से कोई एक्शन लिया जा रहा है और उस समय सेशन चल रहा है, तो एमपी होते हुए अगर किसी के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही है तो वो जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है उसके अगेंस्ट तुरंत का तुरंत जवाब मांगा जा सकता है। अब जैसे मान लो कोई कोर्ट ने किसी एमपी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की, तो जो कार्रवाई की है तो अब ये कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? एमपी की अपनी कुछ प्रिविलेजेस हैं, तो उसके ऊपर जवाब कौन मांगेगा? वो जो आपके ऑफिसर्स होंगे, मतलब कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। लोकसभा होगा तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा होगा तो राज्यसभा के चेयरमैन उस रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से पूछ सकते हैं भैया किस अधिकार से आप ये कर रहे हो, हमको बताओ केस कौन सा है, सिविल है, क्रिमिनल है। सिविल है तो तुम कर ही नहीं सकते, क्रिमिनल है तो क्या है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है ये भी एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती है। भाई कि आप एमपी हो तो फ्री करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मेंबर को पकड़ा नहीं जा सकता सिविल केसेस में, लेकिन वाले मैसेज में क्या ना क्रिमिनल केसेस में आपको होका जा सकता है। ठीक, बहुत सारी और पॉइंट है और इसमें से ज़्यादा जाने की जरूरत। हाँ, एक आर्टिकल 105 105 जो कि एमपीज के लिए है, और आर्टिकल 194 ये किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस के लिए होती है। बाकी बहुत सारे केसेस में दिए हुए हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा ऊपर वाला फैक्ट दिया हुआ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रिविलेजेस के बारे में। नेक्स्ट आता है ऑफिस ऑफ मेयर के बारे में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए शायद जानना ज़रूरी है, शायद नहीं, बहुत ज़रूरी जानना। उसको नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। न्यूज़ क्या है? कुछ भी, बहुत सारी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको राइट टू वोट नहीं है। मेयर की पोस्ट को इलेक्ट करते हुए राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, कि अगर मेयर की पोस्ट सेलेक्ट हो तो उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको राइट टू वोट नहीं। अब ये है क्या? ये न्यूज़ है, इसके ज़रिए से हम कुछ चीज़ें बेसिक जानना चाहेंगे। ध्यान रखना कि आपको पता है कि 73rd और 74th तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था। 73rd से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 74th से क्या हुआ था?
74 से हुआ था आपका म्यूनिसिपैलिटीज़। अब जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, आपको पता होगा कि 74th ने 3 तरीके की कैटेगरी बनाई थी। क्या कैटेगरी थी? पहली थी नगर पंचायत, दूसरी थी म्यूनिसिपल काउंसिल और चौथी थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ध्यान रखिएगा, इसके चाहे नगर पंचायत हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इनके जितने भी मेंबर होंगे इलेक्टेड मेंबर होंगे। ओके, ये बेसिक सा बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो है म्यूनिसिपल मेयर से। और मेयर कहाँ पे बैठता है? ध्यान रखिएगा, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ध्यान एक चीज़ और देखिएगा कि जो छोटे स्तर के आपके वो होते हैं, क्या नाम है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पर आपका नगर पंचायत चल रही होती है, जो छोटे स्तर के होते हैं। ठीक है, जो छोटे स्तर के कस्बे होते हैं वहाँ पर नगर पंचायत, उससे बड़े जो होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में आती है, म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में। और तीसरे में जो आपके बिग सिटीज़ हो गए जैसे दिल्ली, लखनऊ, यहाँ पर आपका चलता क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर। अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फोकस क्या रहेगा? इसी के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग, जिसके ऊपर हमें बात करनी है। देखिएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है उसके सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं, ओके, पहला पॉइंट तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है। अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसमें 3 मेन बॉडीज होती हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक होती है काउंसिल, दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी, और तीसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये 3 चीजें मेन होती है किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपैलिटी का एक पार्ट है जो कि अर्बन एरिया, बिग सिटीज में अपॉइंट किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है इसमें क्या होता है कि दोनों तरह के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है ये एक तरीके की लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब कि कानून वहां के लिए बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। और इस लेजिस्लेटिव बॉडी को हेड करने वाले को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। और जो मेयर का इलेक्शन होता है वो बोला जाता है कि इस जो काउंसिल के जो मेंबर हैं, ध्यान रखिए, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वही इसके मेयर को अपॉइंट करते हैं। और जो मेयर साहब होते हैं इनका इलेक्शन जो होता है वो ईयरली बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे रीटर्म होता है, मतलब कि 1 साल के लिए इनको चुना जाएगा, फिर अगले साल री इलेक्शन होगा, फिर अगले साल री इलेक्शन होगा। और ये कौन करेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर करेंगे। बस न्यूज़ यही है। तो कोई एक संस्था रही, उसने ये बोला गया है कि यहाँ पे जो आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल है इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों आते हैं, लेकिन जो इसको हेड करने के लिए जो मेयर होते हैं उनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का कोई भी राइट टू वोट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही राइट टू वोट है। ध्यान रखिएगा, मेयर की पोस्ट मात्र नाम मात्र की है, सारी पावर जो यूज करते हैं वह म्यूनिसिपल कमिश्नर करते हैं। अब म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या होते हैं? जैसा कि काउंसिल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये सारी चीज़ों को लागू कराते हैं। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी, अच्छा भी लगेगा कि जो एक IAS ऑफिसर होता है वही इसका हेड हो रहा होता है। तो एक्सट्रीम पावर, जैसे राष्ट्रपति जी क्या होते हैं, खाली नाम मात्र के पावर कौन यूज करता है? PM। उसी तरीके से जो मेयर होते हैं वो खाली नाम मात्र के, सारी पावर कौन यूज करता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर करता है, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तीसरा एसेंस वाला पार्ट है। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है स्टैंडिंग कमेटी क्या है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बना रही होती है। स्टैंडिंग कमेटी का बस क्या होता है कि ये मैंडेट बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी। ये नाम मात्र की बॉडी है, उसके लिए रियल में फाइनेंस किसको कितना दिया जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या, ये स्टैंडिंग कमेटी करती है। और इन दोनों के जो डिसीजन को लागू करने वाली बॉडी होती है वो कौन होती है? म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। बस इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं टॉपिक को पूरा समराइज करूं तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से 3 तरीके की मेनली पंचायत बनाई गई थी। पहला क्या था? नगर पंचायत, दूसरा क्या था? म्यूनिसिपल काउंसिल, और तीसरा था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत छोटे इलाकों के लिए, अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो होती है, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल उससे थोड़े से बड़े एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो बिग सिटीज़ लाइक लखनऊ, नोएडा, दिल्ली के लिए होती है।
अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है काउंसिल, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी, तीसरी होती है म्यूनिसिपल कमिश्नर। काउंसिल क्या होती है? ये इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होती है। अब नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं इनको एल्डरमैन भी बोला जाता है। इनको होता क्या है कि एक्चुअली एक्सपर्टीज होती है, इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन एक्सपर्ट इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से इनको नॉमिनेट कर जाए ताकि बातचीत कर सके बस। तो इन दोनों से मिलके हमारी क्या बनती है? म्यूनिसिपल काउंसिल बनती है। म्यूनिसिपल काउंसिल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसको हेड करने के लिए मेयर होते हैं। मेयर का इलेक्शन इनडायरेक्ट फॉर्म में ईयरली बेसिस पर इन्हीं मेंबर के द्वारा किया जाता है, काउंसिलर्स उनको बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा इनके इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर को राइट टू वोट नहीं है। दूसरी चीज़, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल और कमिश्नर के बीच की बॉडी है जो कि इनके बीच वाला काम कर रही होती है, लाइक प्लान्स को बनाना, प्लान को किस तरीके से कितना फंड्स एलोकेट होगा। लेकिन जो मेन पावर वाली अथॉरिटी होती है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होती है, ये दिस वाली बॉडी। अब म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम क्या होता है कि भाई जितने भी लॉ बने उसको एग्जीक्यूट करना। तो मेन जो पावर होती है यूज़ करने वाली वो होती है म्यूनिसिपल कमिश्नर। बस यही सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में और भी फैक्ट आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी, मैंने बाकी चीज़ें क्लियर करा दी। ओके, ऑनलाइन गेमिंग ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसने 3 ग्रीवांस अपीलेट कमेटीज को गठित किया है। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को गठित किया है, ये है न्यूज़। ठीक है, अब ये है क्या? ऑनलाइन गेमिंग का प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन गेमिंग का प्रोसेस ये है कि जो खलियार होते नहीं, बैठे रहते हैं वहाँ पबजी खेलने, जहाँ देखो छोटे छोटे से लड़के बच्चे। अब वो कह रहा है कि इनके गेम खेलने की वजह से बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फंसे रहेंगे, गेम ही खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे नहीं तो फिर वही होगा, समझ लो ना। तो मैटर ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, एक चीज़ ये है कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नहीं है जो इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले सके। बस यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है, मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ कि देयर इज नो डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। अब होता क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस डेजिग्नेटेड बॉडी नहीं है। अब कोई नहीं देख रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मिनिस्ट्री आ रही है, वो खाली क्या काम करती है? इसको ओवरसी करती है, ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाएगी। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को करती है। अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, अगर कुछ इफ सन बट आ जाएगा कौन एक्शन लेगा? तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे थोड़ी बहुत कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन अभी भी रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है। अब हुआ क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके लिए रूल बनाए। अब रूल क्या है, क्या रूल बनाए हैं, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लो कि कोई भी ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अगर ऑनलाइन गेमिंग चला रहे हैं यहाँ पर तो वो बेटिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये कि जो गेम है उसका आउटकम बेटिंग पे हो। अब हमको बताओ कौन से गेम का आउटकम बेटिंग पे नहीं होता। बहरहाल, दूसरा है, बोला गया है कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग अगर एंटिटी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर को रखे, कि अगर कुछ गेम से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसके पास एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद एक ग्रीवांस ऑफिसर भी होना चाहिए। एक कंप्लेन करने वाला ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए और ग्रीवांस ऑफिसर। ग्रीवांस ऑफिसर उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर उसको कंप्लायंस करने की कोशिश करेगा, और नोडल ऑफिसर वो होगा जो कि गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए काम करेगा। ये रूल्स बनाए गए हैं। तीसरी पॉइंट क्या है कि एक मैंडेटरी केवाईसी सर्टिफिकेशन भी प्लेयर का होना चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है तो उसका एक केवाईसी प्रोसेस भी फुलफिल होना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस है। ये बेसिक सी बात है। समराइज कर दूं कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाली कोई भी बॉडी अभी भी अवेलेबल नहीं है। मीटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके सारे ओवरसीइंग करती है, उसके सारे प्रोसेस को ओवरसीइंग करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अभी कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या गाइडलाइन है कि कोई भी गेम का आउटकम बेटिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कई तरह के ऑफिसर होने चाहिए उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए, जैसे कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर, और मैंडेटरी केवाईसी वेरिफिकेशन प्लेयर्स का होना चाहिए।
ये तो बेसिक सी बात हो गई, एक हमने कंटेक्स्ट देख लिया। अब हुआ क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखिएगा कि मेटी ने 3 तरीके के ग्रीवांस अपीलेट कमेटी बनाई। अब होगा क्या, ध्यान देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि बोला ये जाता है कि अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसको ऑनलाइन गेमिंग खेलते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जैसा कि वो गाइडलाइंस में था कि वो सबसे पहले क्या करेगा कि कंपनी के ग्रीवांस ऑफिसर के पास अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा, और ग्रीवांस ऑफिसर अगर उसकी प्रॉब्लम को ग्रीवांस ऑफिसर अगर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है तो 1 महीने के अंतर्गत वो कंप्लेन करने वाला वो ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास जाएगा, और ग्रीवांस अपीलेट कमेटी उसका रिड्यूसल 1 मंथ में करके आपको दे देगी। ओके, ये बात है, ये रूल है कि मतलब कि अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, अगर उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंपनी के ही ग्रीवांस ऑफिसर से पहले वो बात करेगा, और अगर ग्रीवांस ऑफिसर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 1 महीने के भीतर वो ग्रीवांस ऑफिसर से रिपोर्ट लेके कहा जाएगा, ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास जाएगा। अब ग्रीवांस अपीलेट कमेटी भी उसका जो डिसीजन होगा वो 1 महीने में करके दे देगी, तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भैया यहाँ पे तो 3 कमेटी दी गई हैं, किसके पास जाएंगे? अब यहाँ पे यही बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर 3 कमेटी जो बनाई गई है, ये तीनों कमेटी अलग अलग तरीके की ग्रीवांस अपीलेट कमेटी है, अलग अलग पर्पस उनका, अलग अलग तरीके की कमेटी हो रही है। पहली वाली जो है, जो फर्स्ट GAC है, ये अनलॉफुल और क्रिमिनल, अगर किसी भी ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते आपको अनलॉफुल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपके साथ हो जाती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, तब आप अपनी प्रॉब्लम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उस गेम के या उस प्लेटफॉर्म के ग्रीवांस ऑफिसर से कहेंगे। उसने अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तब आप कहाँ जाओगे? GAC। और कौन सी GAC के पास? GAC फर्स्ट के पास जाओगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो अनलॉफुल और क्रिमिनल एक्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है, आप उसके पास जाओगे 1 महीने में। और याद रखिएगा, और इसमें ये जो ऑफिसर होगा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बैठ रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रीवांस अपीलेट कमेटी जो फर्स्ट टाइप है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है। दूसरे तरीके की प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिया, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेल लो, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दी गई और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले उस गेमिंग अथॉरिटी के ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाओगे, और ग्रीवांस ऑफिसर से भी सोल्यूशन नहीं हुआ तो आप 1 महीने में ग्रीवांस अपीलेट कमेटी जाओगे। और ये कौन सी होगी? ये दूसरे टाइप की होगी। और दूसरे टाइप वाली कहाँ पे बैठती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत बैठ रही होती है। इज दैट क्लियर? कंटेक्स्ट क्या है, किस तरह का होगा? अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली है तब आप सेकंड वाले में जाओगे। अब थर्ड वाले में क्या होगा? अगर किसी भी तरीके का कॉपीराइट इशू आता है, आपको किसी भी तरीके का अगर कॉपीराइट इशू आता है। अब कॉपीराइट इशू क्या होता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, IPR, ये सब होते हैं। अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑनलाइन गेम के ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाओ। ग्रीवांस ऑफिसर से आप कहाँ जाओगे? ग्रीवांस अपीलेट कमेटी, वो भी थर्ड टाइप में। अब वो कहाँ पे बैठती है? मीटी में बैठती है। इज दैट क्लियर? बाकी इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। क्या है? ऑडिट डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ नहीं है, कैग साहब ने बोला है कि जो गवर्नमेंट है उनको जो ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। ये है क्या ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड? मैटर क्या होता है कि जब देखो, जो कैग होता है वो क्या करता है? ऑडिट करता है। अब जब ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने में उसको प्रॉब्लम ना आए, सब चीज़ें आसानी से चलती रहे, तो जो डेटा हो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड उसका मेंटेन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो होगा तो उसको ऑडिट करने में आसानी होगी। लेकिन अगर सब यहाँ एकदम मिक्स पड़ा है, एकदम गड़बड़ करके पड़ा हुआ, तो वो भी परेशान हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट जानबूझ के भी करते हैं, ये जो कैग है वो ज़्यादा ऑडिट ना कर पाए। तो पॉइंट ये है कि सारा डेटा एक इथिकल फॉर्म में हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इसकी वजह से कैग ने गवर्नमेंट से बोला है कि अपना जो डेटा आप मेंटेन करिए, ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड की फॉर्म में मेंटेन करिए। बस यही न्यूज़ में है, ताकि अच्छी तरीके से उसकी बेटर एनालिसिस हो सके। अब क्या है न्यूज़? कैग। डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आर्टिकल जो भी होगा इससे रिलेटेड, आर्टिकल क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कहाँ कहीं इंस्पेक्शन कर सकता है, 2-3 बातें जो यहाँ पे मेंशन है मैं वो बता देता हूँ कि जो कैग होता है वो 2 तरीके की ऑडिट करता है मेनली। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है कि ऐसी ऑडिट जिसको करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन मिले। कहाँ से मिले? स्टैट्यूट से। स्टैट्यूट का मतलब लॉ से उसको करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए।
अब वो कौन कौन से होते हैं कि इसकी जिम्मेदारी होती है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो ऑल ऑडिट करे सारे एक्सपेंडिचर के जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर से हो, उसकी ऑडिट। मतलब कि CFI हो, चाहे वो स्टेट का कंटीजेंसी फंड हो, चाहे यूटी का कंटीजेंसी फंड हो, उसकी ऑडिट कर सकता है। उसी तरीके से चाहे पब्लिक अकाउंट हो, चाहे कंटीजेंसी फंड अकाउंट हो, वहाँ से पैसा निकला होगा उसकी भी वो ऑडिट कर सकता है। इसी तरीके से और भी कई उसकी जहाँ तक अथॉरिटी है वहाँ पर ये लॉ के थे। अभी वो कौन से ऐसे लॉ हैं जहाँ से इनको ये पावर मिलती है, तो ये देखना, ड्यूटीज़ पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 के तहत इनको ये सारी पावर मिलती हैं। और जो कैग है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड भी होता है, और यही वो डिपार्टमेंट है जिसकी मदद से कैग अपनी रिसर्च पेपर करता है, ऑडिट जाके करता है। अब ध्यान रखना, कैग अकेले काम नहीं करता, पूरी एक टीम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको वो हेड करता है। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसको कैग हेड करते हैं। और ये इस एक्ट के तहत जाकर कुछ स्टैट्यूटरी आपकी ऑडिटिंग करते हैं। और स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग कहाँ कहाँ से उनको पावर मिलती है? 1971 का एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला एक्ट है, यहाँ से उनको पावर मिल रही होती है। इज दैट क्लियर? ओके, कुछ चीज़ें और, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो अगले बॉक्स पे दी हुई है, जिसको आपके लिए जाना जरूरी है। पहली इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, कैग जो है आजकल न्यूज़ में इस वजह से है बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 4 साल के लिए अपॉइंट किया हुआ है। 2024 से 2027 तक के लिए अपॉइंट किया है। 2024 से 2027 तक के लिए इनको एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाओ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इनको अपॉइंट कर चुकी है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में। ओके, अब ध्यान रखिएगा, ILO ने अभी किया हुआ है 2024 से 2027 के लिए, और 2020 से लेकर 2022 के बीच में कई और संस्थाओं ने इनको किया हुआ था। कौन कौन सी थी? WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये सब इनको कर चुकी हैं। इसके अलावा ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक वर्ड यूज हुआ है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। होता क्या है कि जो भी कंट्री है उसमें एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे इंडिया में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कौन सी है? कैग है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्री हैं सबकी एक SAI होगी, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उनकी एक जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, उनके एक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटोसाई। इंटोसाई बोलते हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उनकी जो अपनी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, उन सब से मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटोसाई। और इंटोसाई का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ये एक ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये एक वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स टू प्रमोट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गुड गवर्नेंस ऑफ साइज। मतलब कि सारे साइज इसमें हैं, SAI से सारे हैं, तो सबके कुछ ना कुछ अपने स्टैंडर्ड होंगे। तो ये लोग एक जगह पे मिलते हैं जिसको हम लोग इंटोसाई बोलते हैं। इसमें अगर किसी की कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो लोग उसको कॉपी करते हैं कि हाँ तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, हम इसको कॉपी करते हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छा काम करता है। ऑडिटिंग को और अच्छा करने के लिए इंटोसाई है। ध्यान रखिएगा, इंटोसाई के 7 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और 7 रीजनल कहाँ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसी में से एक है एसोसाई, जो कि एशिया का है। एशिया की रिस्पेक्ट में एक इंटोसाई का अपना एक अलग से रीजनल सिस्टम बनता है जिसको हम लोग एसोसाई बोलते हैं। और इंडिया का जो कैग है उसे 2024 से 2027 के लिए एसोसाई का हेड बनाया गया है। इससे पहले भी एसोसाई का हेड कैग रह चुका है 2012 से लेके 2015 के बीच में।
बात समझ में आ रही है। ILO का एक्सटर्नल ऑडिटर भी बनाया गया है, उससे पहले कई और संस्थाओं के एक्सटर्नल ऑडिटर अभी कैग है, और साथ ही साथ इंटोसाई जो कि कई SAIs को, सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूशन को मिलाकर बनाई हुई एक संस्था है, उसके साथ रीजनल आपके रीजन वाले पढ़ते हैं, और उन रीजन में से एक जो एशिया वाला है जिसको हम लोग एसोसाई बोलते हैं, उसका हेड कैग को बनाया गया है 2024 से 2027 के लिए। इससे पहले भी 2012 से लेकर 2015 के बीच में एसोसाई का हेड कैग रह चुका है। ओके, आगे बढ़े। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को याद होगा कि एक प्रोग्राम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी की छाया के ऊपर अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अब इसका क्या है कि इसको अनाउंस 2022-23 में किया गया था, लेकिन मेंशन इसको यूनियन बजट 2023-24 में किया गया है। ओके, अब क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो हम लोग देख लेंगे, बेसिक से फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, इसकी कवरेज 500 ब्लॉक्स में है। ब्लॉक मतलब आप लोग समझ रहे होगे, जैसे आप लोग समझते हो ना कि सबसे लेवल पे जैसे इंडिया है, इंडिया का उससे छोटा वाला कौन सा था, स्टेट, ठीक है। स्टेट को और छोटे छोटे से करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे और करेंगे तो ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक और छोटे करोगे तो विलेज आ जाता है। ये क्रोनोलॉजी पता है। तो ये जो ब्लॉक स्तर लेवल पे जो काम हो रहा है, उसमें 500 ब्लॉक को कवर किया जाएगा, जो कि लगभग 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करें। ध्यान रखिएगा, अभी इंडिया में टोटल स्टेट कितने, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, तो 28 और 8 36 हैं। 36 सारे स्टेट नहीं है, 31 स्टेट है। अब याद करने मत बैठ जाना कि कौन कौन से हैं, हाँ ये देख सकते हो कौन कौन से नहीं है। तो 31 स्टेट में पाए जाने वाले 500 ब्लॉक को कवर किया जा रहा है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, और 500 ब्लॉक में से लगभग आधे से ज़्यादा ब्लॉक इन 6 स्टेट में आते हैं। वो स्टेट कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। समझ लो भूखे नंगे हैं सभी, सब इसी वजह से आ रहा है। इट मीन्स कि 500 ब्लॉक जो कि 31 स्टेट एंड यूटीज में आ रहे हैं, उनको डेवलप करने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। क्या कह रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चालू किया गया है, और इसमें से आधे से ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं वो 6 स्टेट में ही आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एम क्या है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई, सबको पता क्या करना होगा। की इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पर 15 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं जिसके ऊपर इनकी जांच पड़ताल की जाएगी, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाएगा भैया इनमें कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसी के आधार पर इसको बनाया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। मतलब कि कंट्री के वो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब एकदम खलियर हैं, 112 डिस्ट्रिक्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। अब इसमें कई पैरामीटर इंक्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, पर ध्यान रखिएगा 2018 में 112 को किया गया था। बाकी और भी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो अलग से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें 26 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था। 26 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया था। अब वो कौन सी यूटी थी, वो कौन सी यूटी थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इन दोनों को ही स्पेसिफिकली आप अलग से और भी देखेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको जानना ज़रूरी है, और इनके ऑफिशियल पेज पे जाकर इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। कि ध्यान रखिएगा, कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा पैसा सेंटर देगी, थोड़ा पैसा स्टेट देगी। इसमें ये फंड प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग द नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर। नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर में रहने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, इसके लिए फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होकर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्टेट कौन कौन से शामिल है, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर पे तो यूपी भी आ रहा है, लेकिन यूपी नहीं शामिल इसमें, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख इसमें शामिल है। ये 5 स्टेट हैं जो कि इसमें शामिल है, एक बार देख लीजिएगा। और एक चीज़ और है कि
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक दो फैक्ट और भी दिए हुए कि इसका मेन चीज़ क्या है, और ये इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट की वजह से कि वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। अब इस तरह के जिसमें ग्राम पंचायत का रोल आ जाता है वो प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें आता है, वो प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप लोग इसमें पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सर्विस कंटेंट महाबकवास आर्टिकल है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर श्रद्धा होगी तो आप देख सकते हो, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ क्या है, एल्डरमैन। एल्डरमैन मैंने अभी आपको बताया था, वही लोग होते हैं जो कि किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सारे मेंबर इलेक्टेड होंगे, लेकिन कुछ मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, और उन नॉमिनेटेड मेंबर को एल्डरमैन बोला जाता है, और इन एल्डरमैन को राइट टू वोट नहीं है। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब यार नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि कुछ लोग आपस में मिले और आपस में मिलने के बाद उन्हीं ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ये लोग एक दूसरे की ही मदद करके एक सोसाइटी बनाते हैं। तो कोऑपरेशन के साथ बनाई गई सोसाइटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कुछ क्या नाम है, आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट भी किए गए थे। इसी तरीके से आर्टिकल 43B भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल है, और इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग अलग तरीके की होती हैं, 3 नई तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अभी बनाया गया है। एक बनाया हुआ है नेशनल मल्टी, और ध्यान रखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट भी हो सकती हैं, सिंगल स्टेट भी हो सकती हैं। तो मल्टी स्टेट में एक बनाई गई है, एक्सपोर्ट के ऊपर जो फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट सोसाइटी है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रही है। एक ऑर्गेनिक सोसाइटी है, और तीसरी है कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी, मतलब सीड के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, और एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में सोसाइटीज़ को बनाया गया है। इसमें क्या करना है, एक छोटा सा काम आप लोग कर लीजिएगा, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनके बारे में थोड़ा पड़ेगा, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 में थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था, उसी तरीके से आर्टिकल 43B और इससे रिलेटेड और भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है उनके बारे में देख लीजिएगा। और डिफरेंट तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, जैसे उसमें से एक सोसाइटी होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा, बताने के लिए डिटेल बहुत है लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी क्या है, 1965 की कमेटी है, और मतलब क्या है कि इस न्यूज़ में क्या है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, ये बोला जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एक ऑब्सोलीट का मतलब अप्रचलित क्राइटेरिया को अपनाया था किसी भी कमेटी को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए। अब बस यहाँ से ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लोकल कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, कि इसने क्राइटेरिया बताए थे कि भैया शेड्यूल ट्राइब का इंकल्केशन अगर लिस्ट में होगा तो वो क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट तरीके अपनाया था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपके लिए वर्क क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को अगर किसी लिस्ट में शामिल किया जा रहा है तो किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होता है पूरा, तो ये होमवर्क है आपका। साथ ही साथ हमको ये बताइए, क्या शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में क्या कोई मुस्लिम कम्युनिटी भी आ सकती है? क्या मुस्लिम और आपकी क्रिश्चियन, मतलब कि अदर देन हिंदू कम्युनिटीज इसमें आती हैं या नहीं आती हैं? ये ज़रूर देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अपडेटेड में बनते हैं, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड द वर्टिकल रिजर्वेशन। अब ये क्या होता है, न्यूज़ क्या है कि उत्तराखंड गवर्नर ने 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को गवर्नमेंट जॉब में वुमेन्स को देने की बात की है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। देखिए, रिजर्वेशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो आपका रिजर्वेशन है वो 2 तरीके का हो रहा है। पहला होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि भारत में रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन सबको दिया जाता है। तो जब रिजर्वेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो अलग अलग कम्युनिटी में तो उसको हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं।
अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है कि ऐसे डिप्रेस क्लास, चाहे वुमेन हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो अलग तरीके डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो, उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से हो, जैसे वुमेन है, अब वुमेन के लिए आपसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा तुम शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी हो, अब तुमको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, तुम किसी से भी बिलोंग करती हो। तो जब विथ रिस्पेक्टिव टू कास्ट आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या आता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, आपके पिछड़ेपन की वजह से, चाहे अगर आप वुमेन हो तो भी आपको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो तो भी आपको, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो इस तरह का जो रिजर्वेशन दिया था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बात की गई है, और वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में भी इंपॉर्टेंटली बात की गई है। इज दैट क्लियर? बेसिक चीजें, आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन पढ़ लेना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत अच्छी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में शायद अडानी जी के अगेंस्ट में जो केस हुआ था उसके बारे में भी बात आ रही थी कि उनके अगेंस्ट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित होनी चाहिए। क्या होती है ये कमेटीज? ये एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी का मतलब एक पर्पस के लिए इनको बनाया गया है, जैसे ही पर्पस सॉल्व हो जाएगा इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये एक एडहॉक बॉडी होती है। इसमें जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के होते हैं, इसको पार्लियामेंट गठित करती है, और इसके मेंबर लोकसभा बोथ हाउसेस से आते हैं। दोनों हाउस है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से आएंगे, और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी और प्लस रूलिंग पार्टी दोनों जगह से आ रहे होंगे। पहली बात तो ठीक है, ठीक है। अब जेपीसी के पावर क्या होती है? ये पावर होती है कि किसी को भी बुला सकती है। जैसे आप लोगों ने हर्षद मेहता का केस देखा होगा, तो हर्षद मेहता का केस जो हुआ था उसमें स्टॉक मार्केट स्कैम के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जब मन होता था तो हर्षद मेहता को बुला लिया जाए, भैया चलो आप जवाब दो। तो जेपीसी के पास ये पावर होती है कि किसी को भी वो स्क्रूटिनाइज कर सकती है एज पर देयर नीड, किसी को भी समन कर सकती है। इनकी जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। अभी तक मेजर जेपीसीज जो हैं वो बोफोर्स के केस में है, स्टॉक मार्केट रेजुलेशन के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बस इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के ही मेंबर इसमें होते हैं। ओके, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मोशन ऑफ थैंक्स शुरुआत में बता दिया था आप लोगों को कि मोशन ऑफ थैंक्स हर नई लोकसभा के गठित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जी का जो भाषण होता है उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। अब राष्ट्रपति जी का जो भाषण होता है वो लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। उसके बाद उसी को फुलफिल करने के लिए एक मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। अगर ये राज्यसभा में पास ना हो तो सिर्फ बेइज्जती होती है। क्या होती है? सिर्फ बेइज्जती होती है। लेकिन अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ था तो इसको एक सेंश्योर मोशन के तरीके से अज्यूम किया जाता है, और इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करे, और अगर मेजॉरिटी को प्रूफ नहीं कर पाई तो सरकार भी उनकी गिर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट। कुछ नहीं है कि जितने भी जजमेंट हैं ये सब आपके ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, यही सारी बातें की गई, पढ़ लेना, बहुत ईजी है। चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट क्या होता है? एफआईआर कहते हैं। इसको पढ़ोगे तो लाइव झंगा लाला हो जाएगी, इसको ऐसे समझ लो। देखो, हम हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, IQ सर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी का हाथ तोड़ दिया, तो मैंने जिसका हाथ तोड़ा है तो वो जो पर्सन है वो हाथ टूटा टूटा लेके कहाँ जाएगा? अपने घर पहुँचेगा। अब मत कहिए मारी नम का बहुत कस के, वो जो मुटकल्ला वाला टीचर है हमारी, सब हाथ तोड़ दिया। अब उसने अम्मा को लेके पहुंचा, तो अम्मा कहाँ जाएंगी? सबसे पहले पहुंचेंगी थाना। तो जब थाने में पहुंचेंगी तो कहेंगे कि देखो भैया, वो जो मुटकवा वाला टीचर है ना, वो तगड़ा वाला, वो कहा करी से कि हमारे लड़के का हाथ तोड़ दिसे। हमारे लड़के का हाथ तोड़ दिया है, किसने तोड़ा है? वो जो टीचर है। तो पुलिस वाला पूछेगा, ऑफिसर पूछेगा उनका नाम क्या है? कहेंगे IQ सर नाम है। कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। तो जो वो क्या होता है कि एक पेपर पे लिख रहा होता है सारी इन्फॉर्मेशन, विक्टिम से पूछ के पूछेगा, भैया क्या है, उनका नाम बताओ जिसने तुम्हारा हाथ तोड़ा, कहाँ रहते हैं और क्या क्या। तो वो जब ऑफिसर थाने में लिख रहा होता है ताकि मेरे अगेंस्ट, मैंने उसका हाथ तोड़ा, मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई को वो चालू करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं FIR। क्या बोलते हैं उसको? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि ये रिपोर्ट जब लिख ली जाएगी तो हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी।
लेकिन चार्जशीट इससे थोड़ी सी अलग है। चार्जशीट क्या होती है कि एफआईआर के बाद जब वो पुलिस मेरे पास आई, मुझे पकड़ के लेके गई, मेरा सारा इंस्पेक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाती है कि हाँ ये जो पर्सन था इसने ये गुनाह किया था, तब एक पेपर पे जब कुछ लिखती है वो, मतलब कि हमको पकड़ने, हमारे एफआईआर लिखने के बाद, हमें पकड़ने के बाद, हमसे सब कुछ उगलवाने के बाद, जब पुलिस ऑफिसर एक पेपर पे कुछ लिखता है कि इनका नाम ये है, इन्होंने ये गुनाह किया था और ये गुनाह साबित हो गया है, उसको बोलते हैं चार्जशीट। और ये चार्जशीट कहाँ फाइल करेगा? ये फाइल की जाती है कोर्ट में। कहाँ फाइल की जाती है? कोर्ट में। तो एफआईआर जो विक्टिम होता है, जिसको ठोका था मैंने, वो जाके ऑफिसर के सामने लिखाता है, ऑफिसर लिखता है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो चार्जशीट होती है, इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो गई, अब कोर्ट के सामने उस चीज को पब्लिश करना, वो हमारी चार्जशीट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि जो चार्जशीट होती है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या है? क्या नहीं है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। बस ये चीज आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चार्जशीट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं मुंह लेके पहुंच गई कि भैया लाओ बताओ। ओके, आगे देखते हैं क्या है। और एक चीज और भी है, एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्जशीट है, इसके बारे में सीआरपीसी में मेंशन है, लेकिन एफआईआर के बारे में कहीं पर भी, ना ही आईपीसी में ना ही सीआरपीसी में कुछ भी मेंशन नहीं है। बहुत 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 ज्यादा जरूरी पॉइंट है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। हाँ, फेंकम फेंकाई है, मिलने दो। कौन कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी, तमिल, गुजराती, उड़िया, इन 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। अभी तक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होते थे। बेल प्रोसेस क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कुछ गुनाह किया है तो उसको कुछ पैसे देकर या कुछ मॉनिटरी इक्विवेलेंट चीजें देकर उसको थोड़ी देर के लिए जेल से छुट्टी मिल सकती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 चीजें होती हैं। ये जो बेल होती है, ये एक होती है सिविल मैटर और एक होती है क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर में ये एज अ मैटर ऑफ राइट है, बट क्रिमिनल मैटर में ये जो रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज है, रिस्पेक्टेड अथॉरिटी होती है। अब रिस्पेक्टेड अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? या तो कोर्ट या तो पुलिस, ये उसके डिस्क्रिशनरी पे होता है। अगर क्रिमिनल मैटर में अगर कोर्ट या पुलिस चाहे तो इसको दे सकती है, लेकिन सिविल मैटर में ये इसका राइट है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब जो ये बेल होती है शॉर्ट टर्म के लिए पुलिस की कस्टडी से या उसको जेल से थोड़ी देर के लिए रिहा कराने के लिए होती है। ये सिविल मैटर में एक राइट के तरीके से काम करती है। ये बेलेबल ऑफेंस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेल इज अ राइट इफ द पर्सन एक्यूज इज डिटेन्ड और अरेस्टेड फॉर अ बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या था? जिसके लिए बेल हो सकती है। अब ये जो बेल होती है ये कई तरीके की होती है। ये 3 तरीके की मेन होती है। पहली वाली बेल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेल। पहली वाले को बोलते हैं रेगुलर बेल, दूसरी वाले को बोलते हैं इंतरिम बेल, और तीसरी वाली होती है एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो सिविल मैटर में एज अ मैटर ऑफ राइट है और बाकी सारी चीजों में, क्रिमिनल मैटर में एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। आगे बढ़े। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू कॉलिजन के बारे में है। कॉलिजन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। किसी भी कानून की संवैधानिकता को चेक करने के लिए जुडिशरी के द्वारा लिए गए स्टेप को हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन यूएसए से ज़्यादा मजबूत नहीं है। यूएसए का जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा है। जुडिशियल रिव्यू का मेन पर्पस क्या है? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। किसी भी कानून की संवैधानिकता को चेक करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। उसके बाद अमेरिका का जो जुडिशियल रिव्यू है वो पावरफुल इस वजह से बिकॉज वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर? बेसिक सी बात है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, ये एक अलग डिबेट है। नहीं जानते होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पढ़ लेना यार, कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये है कि इसको 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? 1961 में पार्लियामेंट स्टैब्लिश किया था। इसका मतलब क्या? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है।
एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसमें चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो 2 साल तक के लिए होते हैं, उसी के मेंबर में से चुने जाते हैं। अब इसके मेंबर कौन होते हैं कि इसके जो मेंबर होते हैं क्योंकि जो बार काउंसिल होती है वो स्टेट में भी होती है। कहाँ पर होती है, स्टेट में भी। तो हर एक स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। इट मीन्स कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन होंगे जिनका टेन्योर 2 साल के लिए होगा। उसी के साथ साथ इसके जो मेंबर होंगे वो हर एक स्टेट बार काउंसिल के एक मेंबर प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। और जो इनके मेंबर जो स्टेट बार काउंसिल से आते हैं वो 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं, 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। इनका फंक्शन क्या होता है कि भैया जो एडवोकेट है उनका कुछ एटिकेट फॉलो करना, अच्छे तरीके से जो रहा एटिकेट फॉलो करना, कैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो सब चीज़ें ये बताती है। उनके राइट, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट क्या होते हैं। अगर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लेगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले एकदम खड़खड़ा के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके स्टैंडर्ड के लिए, उनके एटिकेट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है सीनियर एडवोकेट। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील पाए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील पाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। पहले होते हैं सीनियर एडवोकेट, दूसरे होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। पहले होते हैं सीनियर एडवोकेट, दूसरे होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और तीसरे होते हैं अदर एडवोकेट। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये कोई भी केस अगर वहाँ पर फाइल करना होगा तो यही करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का अगर कोई केस फाइल करना होगा वही करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद और भी बहुत सारी इनके पास पावर होती है। उसके बाद आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये केस को फाइल तो कर सकते हैं, इनके पास केस को फाइल करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी पावर नहीं होती जो कि सीनियर एडवोकेट के पास होती है। उसके बाद अदर एडवोकेट क्या होते हैं, इनको केस फाइल करने की भी पावर नहीं होती है। बट ये होता है कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में वकील की 3 हायरार्की है। सबसे पहले आते हैं सीनियर एडवोकेट, दूसरे नंबर पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और तीसरे नंबर पर आते हैं अदर एडवोकेट। ये होते हैं, सबसे पहला वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा वाला लिस्ट कर सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तीसरा वाला तो एकदम समझ लो वो हो रहा है शक्ति कपूर, कुछ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लिएगा, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 33/7 ऑफ आरपीए एक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को खारिज कर दिया है जो कि इस वजह से की गई थी कि भैया सेक्शन 33(7) को हटा दिया जाए। अब सेक्शन 33(7) है क्या कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे बाइनियल काउंसिल का हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, वो एक से ज़्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ नहीं सकता। इट मीन्स कि एक कैंडिडेट है वो एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े थे और एक जगह कौन सी थी जहाँ इसको क्या बोलते हैं, रायबरेली वाले के पास जो रीजन है वहाँ से लड़े थे। तो एक जो पर्सन है वो एक ही समय पर मैक्सिमम 2 जगहों से इलेक्शन लड़ सकता है, ये रूल है। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई, ये सेक्शन 33/7 में ये बात लिखी गई है। एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि भैया इसको हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा घुमा के तुमको लात मारेंगे, भाग जाओगे ऐसे, भागो ऐसे, फालतू की बातें करते हो, तो उसने स्क्वैश कर दिया। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या खास बात है, ध्यान रखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ सोल बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द पार्टी स्टेटस एज वेल एज फॉर द सिंबल एलोकेशन। इट मीन्स किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और उसे सिंबल एलोकेशन का पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी, बोल बच्चन लिखे हुए, लेकिन आप लोग के लिए जानना जरूरी क्या है, ये वाले पॉइंट। जो नेशनल पार्टी होती है उसके पास, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंबल एलोकेट करता है जो कि वो पूरे कंट्री में यूज़ कर सकती है। जैसे कांग्रेस हर जगह यूज़ करती है अपने पंजे को, बीजेपी यूज़ क्या करती है, अपने कमल को, और कोई भी दूसरा उस सिंबल को यूज़ नहीं कर सकता। ये होती है नेशनल पार्टी के लिए। स्टेट पार्टीज जो होती हैं उनके पास भी अपना खुद का एक सिंबल होता है, लेकिन वो स्टेट स्पेसिफिक होगा, मतलब जिस स्टेट में वो काम कर रही है उसी स्टेट में उनको वो सिंबल दिया जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी है तो उनको यूपी में क्या दिया हुआ है, साइकिल, लेकिन क्या तमिलनाडु में जाके किसी को साइकिल नहीं मिल सकती, वो अलग का मैटर है। तीसरा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास, कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसे मुन्ना भैया
अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 3 सिंबल दिए जाते हैं और उन 3 सिंबल में से कोई एक प्रेफरेंस उनको चूज करनी पड़ती है और उन्हीं 3 में से कोई जब आप चुन लोगे तो आपको एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सिंबल आपको अलॉट कर देगा। इज दैट क्लियर? बेसिक सी चीज है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ई ग्राम स्वराज पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में कुछ न्यूज है कि नागालैंड हैज शोन कंसर्न ओवर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ डीजीपी। जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर नागालैंड गवर्नमेंट ने कुछ कंसर्न जारी किया है। अब डीजीपी होते क्या है? हाईएस्ट पुलिस अथॉरिटी होती है स्टेट में, हाईएस्ट पुलिस अथॉरिटी है स्टेट में, पहली बात। अब डीजीपी के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश किए हैं। अब वो गाइडलाइन क्या है? बोला गया है कि डीजीपी इज टू बी सिलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर हुज नेम हैज बीन सजेस्टेड बाय यूपीएससी। बोला ये क्या था कि डीजीपी को जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब वो जो सेलेक्ट करेगी वो उन 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से सेलेक्ट करेगी जो कि यूपीएससी ने उसको सजेस्ट किए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, जरूर देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सेलेक्ट कर लेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी या गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है? इन 3 में से सेलेक्ट किसको करना है वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और 3 की रिकमेंडेशन कौन करेगा? यूपीएससी करेगा। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? जरूर मेंशन करना, नहीं करना तो कम से कम जाके चेक जरूर कर लेना। ओके, नेक्स्ट, यूपीएससी सजेस्टेड। अब यूपीएससी जो नाम ये सजेस्ट कर रही है वो देख के करती है कि लेंथ ऑफ सर्विस, गुड रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस होना चाहिए और लगभग कितने साल का? 30 साल का, 30 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो डीजीपी को अपॉइंट किया जाएगा वो मैक्सिमम मतलब कि 2 साल से कम का पीरियड नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 इयर्स होता है। ओके, बस ये हो गया। बाकी है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। महाबकवास टॉपिक है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मन हो तो पढ़ लीजिएगा, मन हो तो ना पढ़िएगा। इज दैट क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। पॉलिटी खत्म हो गई है। अब नया लेक्चर आप लोगों का कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ध्यान रखिएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतना तो आपको जानना ज़रूरी है और जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर ज़रूर कर लेना, बिकॉज जो होमवर्क दिया गया है वो सब पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चंस के आधार पर ही दिए गए हैं। फालतू के बोल बच्चन कुछ नहीं किए गए हैं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अपना ध्यान रखो, दिमाग को रिलैक्स रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। नई वीडियोस के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, माइट बी पॉसिबल कल ही। थैंक यू एवरीवन।